हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और द मैकेनिज्म ऑफ खराश इफेक्ट। अच्छा, ये कौन सा मैकेनिज्म है? दिस मैकेनिज्म इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो चलो जल्दी से देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म ऑल अबाउट। लेट्स सी। सबसे पहले हमें ऑलरेडी एक चीज पता है फॉर मार्कोनिकॉफ्स दैट your negative part of the reagent goes to that carbon atom which is containing more number of hydrogens, and anti-Markovnikov के लिए you already have known that the negative part of the compound or the negative part of the reagent उस कार्बन की तरफ जाता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन विल एक्चुअली मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। ठीक है, अपना एग्जांपल क्या था? मान लो हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल है प्रोपीन का, सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसमें अगर आप HBr ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके, व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सब पहला प्रोडक्ट ये होगा जहां पे Br gets added on the first carbon atom, so one bromo, and दूसरा प्रोडक्ट where Br gets added onto the second carbon atom, so two bromo प्रोडक्ट मिल गया। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है? सो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे पेरोक्साइड डाला है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट मतलब Br नेगेटिव कौन से कार्बन की तरफ जाएगा? इट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, जो सेकंड कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन एटम है एंड जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स है। सो डेफिनेटली वो किसके पास जाना चाहिए? इट शुड गो टू द सेकंड कार्बन, एंड देयरफॉर दिस दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन वुड बिकम द मेजर प्रोडक्ट, whereas 1 ब्रोमोप्रोपेन will become the minor product. So ये था तुम्हारा रिएक्शन। अब जानते हैं कि इस पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। ठीक है, ओवर हियर व्हेन यू टॉक एक्चुअली अबाउट द मैकेनिज्म, सबसे पहले हमें तो ये एक चीज जाननी है कि दिस विल बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल इज नथिंग बट व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो सबसे पहला स्टेप आएगा जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज अ पर्सन हु लव्स इलेक्ट्रॉन। सो देखो कैसे होगा ये जनरेशन। हमारे पास पेरोक्साइड है, मान लो हम लोग ने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड। Now what is going to happen? सब बेंजोइल पेरोक्साइड में या अदर कोई भी पेरोक्साइड में, याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन is the most unstable bond, and this bond will undergo a process of homolysis. Now what do you understand by homolysis? Homolysis means equal breaking of bond. तो यार अगर ये bond equally break होता है तो one electron goes towards the oxygen on the left hand side, another electron goes on the oxygen towards the right hand side. So आपको दो प्रोडक्ट्स मिले हैं इन सच अ वे। देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ राइट हैंड साइड पे। सो आपको दो रेडिकल्स मिले। अच्छा, देयरफॉर व्हाट यू विल से, यू विल गेट टू रेडिकल्स। अब देखो, मैंने यही दो रेडिकल्स दिए, दीज विल फर्दर अंडरगो अ रिएक्शन ऑफ होमोलिसिस एंड C6H5 will break the bond with carbon. सो अब होगा क्या? देखो, वंस अगेन बॉन्ड ब्रेक, होमोलिसिस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। सो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट ऑक्सीजन विद वन ऑड इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गया, कार्बन का एक ऑड इलेक्ट्रॉन जो C6H5 बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मिला है। सो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गया, सो यू विल गेट दिस इलेक्ट्रॉन कमिंग इनसाइड, therefore you will get a molecule of CO2, and साथ ही साथ आपको एक और रेडिकल मिलेगा that will be referred as a phenyl radical. So हुआ क्या? Benzoyl peroxide again underwent a process of what? Underwent a process of homolysis, and homolysis होने के बाद you got two different species. One is your phenyl radical, other one is your carbon dioxide molecule. अब आगे देखते हैं। Now this phenyl radical, it further sorry, this phenyl radical it further reacts with HBr. अच्छा, अब देखो, फिनाइल एक रेडिकल है, HBr को वापस वो रेडिकल फॉर्मेट में तोड़ेगा, मतलब अगेन इट विल गो फॉर होमोलिसिस, एक इलेक्ट्रॉन H के पास, एक इलेक्ट्रॉन Br के पास। सो व्हाट यू विल गेट C6H5 प्लस HBr, HBr का बॉन्ड टूटा, H का एक इलेक्ट्रॉन, Br का एक इलेक्ट्रॉन,
C6H5 का एक इलेक्ट्रॉन, so what you will get a bond between C6H5 and H, that is benzene, plus a Br radical. So over here आपने सबसे पहले एक important चीज कर ली है, that is the generation of an electrophile, and यही Br radical becomes your electrophile. अच्छा, what is an electrophile? A electrophile, बच्चे, is nothing but a person who loves electron. So basically अब होगा क्या, देखो, इलेक्ट्रोफाइल आपने बना दिया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपके अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा. अब देखो, दिस वाज योर अल्कीन प्रोपीन, इसके ऊपर Br रेडिकल ने अटैक किया. नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, देखो. सो द वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज Br कैन अटैक ऑन द फर्स्ट कार्बन और Br कैन अटैक ऑन द सेकंड कार्बन. इफ यू फॉलो मैकेनिज्म नंबर 1, देन व्हाट यू विल गेट, लेट्स सी. अगर फर्स्ट मैकेनिज्म फॉलो करते हो तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस. देखो, Br रेडिकल, डबल बॉन्ड ब्रेक्स, एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का अंदर की तरफ CH2 की तरफ आ गया. You will get a bond between CH2 and Br, and you will get a radical on CH. But अगर second mechanism follow करते हो तो what you will get, देखो, second mechanism follow करने के बाद you will get Br attacking on the second carbon atom. Once again double bond break होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर से CH की तरफ आएगा, CH and Br के बीच में बॉन्ड बन गया, and you will get a CH2 radical. अब सोचने वाली बात यह है कि इन दो रेडिकल्स में से जो पहला रेडिकल था वो कौन सा रेडिकल है, वो तो है एक सेकेंडरी रेडिकल, whereas the second radical that you have got is a primary radical. And हमें ऑलरेडी पता ही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रेडिकल में who is most stable, then tertiary radical is most stable, then followed by secondary, then by primary, and finally by methyl radical. So over here, just check, sorry, over here, who would be formed in maximum amount, primary या secondary? नहीं, obviously secondary अगर ज्यादा stable है तो secondary ज्यादा amount में बनेगा, he will be more stable, and primary is less stable. Therefore what you will say, secondary is the most stable carbocation which is formed, and therefore it will be a major product. Okay, next thing, एक important note जो हमें याद रखनी है. Okay, secondary is more stable than primary, and the third step, the final step, the third step is formation of the product. अच्छा, अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो, हम लोग ने मेजर प्रोडक्ट ले लिया सेकेंडरी रेडिकल. टू दिस अगेन एक HBr मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा. अगेन HBr will dissociate homolytically, giving you H radical and Br radical. So what you will get, देखो, Br ऑलरेडी फर्स्ट कार्बन के ऊपर आ गया, CH इसके ऊपर H का अटैक हो गया, and you will get CH2 over here, plus you would get Br radical. With this, you finally got your product, जो था Br on the first carbon atom, correct? And therefore this becomes your major product. अच्छा, 1-bromopropane तो बन गया मेजर प्रोडक्ट. कुछ इंपॉर्टेंट चीज है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए जो याद रखनी, ध्यान देना. The very first thing what you need to remember is anti Markovnikov's rule is only applicable for HBr and peroxide. It is not applicable for HCl, HI या HF. HF तो वैसे होता ही नहीं है, but HCl and HI के लिए applicable नहीं है. Okay, and the most important thing, Markovnikov's and anti-Markovnikov's rule are only applicable to unsymmetrical alkenes treated with unsymmetrical reagents. अगर आपके पास एक अल्कीन है जो सिमेट्रिकल है, then you don't need to apply any of the rule. Markovnikov भी नहीं करना, anti Markovnikov भी नहीं करना. So anti Markovnikov and Markovnikov दोनों rules कब apply किए जाएंगे? Only when your alkene is unsymmetrical. अच्छा, unsymmetrical alkene क्या होता है? Then unsymmetrical alkene is an alkene जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, राइट हैंड साइड पे देयर आर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स. दैट्स द ओनली आइडियोलॉजी बिहाइंड अनसिमेट्रिकल alkene. So I hope आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों का मैकेनिज्म क्लियर हो चुका होगा. We'll meet in the next module बच्चों. Till then, thank you and happy learning.